कार की चोटी। सब तैयार हो गए ना कि बन रहा है अभी मैप ऐप हो गया। मालवा का पठार कौन सा है ये, और इस मालवा के पठार में आप जानते हो क्या मिलेगा आपको, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार की चोटी। उसके बाद फिर अब एक बार बताओ, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किसकी है, सतपुड़ा की। इसी सतपुड़ा पर्वत में आप देखेंगे एक और चोटी मिलेगी, कौन सी, चौरागढ़। मैकाल पर्वत की, बघेलखंड की। चलो वेरी गुड। बाकी तो यहाँ पे कुछ नदियों को रिवाइज करने के लायक कोई चीज़ें नहीं है, सीधे आते हैं नदियों में, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ अभी आपको बार बार आएंगी तो आपको पता चलना चाहिए। इसी को कहते हैं अपन, ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक कहलाता है एक्चुअल में आपका अपवाह। नदियाँ तो नाम है परंतु ये टॉपिक आपका कहलाएगा क्या, अपवाह। और फिर अगर इसमें तंत्र जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका अपवाह तंत्र, ठीक है। अब समझ लो पहले क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे अपवाह, एक एक शब्द को पकड़ के चलेंगे ताकि चीजें समझ में आ जाएंगी। अपवाह का तात्पर्य होता है कि मान के चलो मैंने पानी फेंका जमीन में, एक लोटा पानी फेंका। अब वो लोटा पानी फेंका तो पानी गिरा जमीन में, तो पहले तो वो इधर किधर बिखरेगा। बिखरने के बाद वो एक धार बना के बहना शुरू होगा। तो वो जो धार है वो कितनी चौड़ी धार में बह रहा है, कितनी चौड़ी धार में बह रहा है, कितना क्षेत्र घेर के बह रहा है, कितना क्षेत्रफल लेके चल रहा है, कितनी जमीन को लेके चल रहा है, वो कहलाता है उस जल का या उस नदी का क्या, अपवाह। मान के चलो कि एक नदी ये है, मान के चलो इतने चौड़ी ये कोई जमीन है और इस पूरे क्षेत्र से आपकी क्या बह रही है, नदी बह रही है। और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई है, ये मान लिया मैंने 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, तो इसका अपवाह कितना हो गया, 1 किलोमीटर चौड़ा हो गया। हालांकि ऐसे निकालते नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी नदी कितने चौड़े क्षेत्र में अपने जल को बहाकर लेके जाती है वो कहलाता है उसका अपवाह, ठीक। अब यहीं पे आपको समझना है दो और बातें। ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आया था एक, यमुना बेसिन वाला और गंगा बेसिन वाला। अब इसी नदी में, ये तो नदी हो गई, मुख्य नदी हो गई है। कौन सी नदी हो गई है, मुख्य नदी। अब इसी नदी में एक छोटी सी नदी आके मिल गई, ये आके मिल गई। इसने अपना पानी लाया, यहाँ छोड़ दिया, ये तो कल पानी बह रहा है इसमें, ठीक। एक और छोटी सी नदी आई, उसने लाके यहाँ पे जोड़ दिया अपना, और यहाँ पे लाके पानी छोड़ दी। एक और नदी आई, उसने भी यहाँ पे लाई और यहाँ पे लाके पानी आके छोड़ दी। इनका पानी कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता, परंतु इन नदियों में जो पानी है वो नदी को लाके कहाँ छोड़ रहे हैं, ये मुख्य नदी में लाके छोड़ रहे हैं। ये कौन सी नदी हो गई आपकी, मुख्य नदी। अब ये जो मुख्य नदी है ये क्या कर रही है, जितनी छोटी छोटी नदियां हैं उनका पानी ला के अपने पास इकट्ठा कर रही है। इकट्ठा करने के बाद इसी पानी को ले जाके किसी न किसी समुद्र में ले आके छोड़ रही होगी, छोड़ रही है। तो ये कहलाता है एक ऐसा नदी जंजाल या एक ऐसा नदी का पूरा सिस्टम जिसमें मुख्य नदी में सहायक नदी ला के अपना पानी छोड़ती है और मुख्य नदी उस पानी को उसके अवसान स्थल तक ले जाके छोड़ती है, वहाँ ले आके गिराती है। उस पूरे जंजाल को, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है अपवाह तंत्र। ये है अपवाह तंत्र की एग्जैक्ट परिभाषा। आया समझ में? याद रखेंगे इस अपवाह तंत्र में वर्तिका शामिल नहीं होती है। वर्तिका समझते हैं आप क्या होता है, समझ लीजिए। एक नदी है, ये एक नदी है, ठीक है, ये मुख्य नदी है, और इस नदी में दो प्रकार की चीजें आपको समझना चाहिए। इसमें आ रहा है पानी, तो ये क्या कहलाएगी, इस नदी की सहायक नदी। जैसे ये है, ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है। इसमें अगर पानी लाके ये छोड़ रही है तो ये कहलाएगी आपकी क्या, सहायक नदी। परंतु इसी नदी का पानी कहीं बाहर जा रहा है, कोई दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। मुख्य नदी तो जा ही रही है, परंतु एक और कोई छोटी सी सकरी सी नाली जैसे निकल के एक बड़ी नदी आके जाके बनती है और वो जाके किसी अन्य क्षेत्र में ले आके पानी छोड़ती है। तो ये क्या कर रहा है, इस मुख्य नदी के पानी को क्या कर रही है, वितरित कर रही है, बाहर ले आ रही है। इसी कारण से इसे तो कहेंगे सहायक नदी, परंतु ये कहलाएगी आपकी क्या,
वर्तिका, ये कहलाती है आपकी क्या, वर्तिका। कई बार आता है पेपर में वर्तिका। तो वर्तिका का काम होता है मुख्य नदी का पानी निकाल के किसी अन्य स्थान पर लेके जाने का काम होता है वर्तिका का, जबकि सहायक नदी का काम होता है कि उसके जल के स्तर को बढ़ाएगी और कहीं कहीं का पानी ला के उसको छोड़ेगी। वर्तिका याद रखना नदी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उस नदी अपवाह को कहीं ना कहीं तोड़ रही है, इसलिए उसको हम तंत्र नहीं कह सकते। इसलिए आपका जो अपवाह तंत्र होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। मुख्य नदी में जब सहायक नदी अपना पानी ला के मिलाती हैं और वही मुख्य नदी उस जल को अपने अवसान स्थल तक पहुंचाती है तो वो कहलाता है आपका अपवाह तंत्र, और जितने क्षेत्र में जाके बह रहा है वो कहलाता है उस नदी का अपवाह। ठीक है, अब दो चीजें और समझ लीजिए। एक और शब्द आपको यहां पे देखने को मिलेगा द्रोणी, नदी द्रोणी, और एक वर्ड मिलेगा आपको जल संभर। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है परंतु दोनों अलग अलग दायरे में देखने को मिलेंगे। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। द्रोणी कौन बनाता है? नदियां हमेशा क्या बनाएंगी? आपकी द्रोणी बनाएंगी। द्रोणी क्या होता है? देखो, ये नदी आई, ये नदी आई, ये नदी आई, ये नदी आई, इन सब ने लाके एक नदी में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया, तो तलामल पूरी नदी भर गई है। तो जितने क्षेत्र में पानी भर रहा है, जितने क्षेत्र में पानी भर रहा है वो सारी की सारी कहलाएगी आपकी क्या? द्रोणी। क्योंकि ज़्यादा पानी कहाँ मिलेगा? नदियों में मिलेगा, इसलिए नदियाँ क्या बनाती हैं? द्रोणी। जल संभर क्या है? यह भी सेम टू सेम काम है, परंतु ये नदियाँ नहीं बनाती, ये नदियाँ नहीं बनाएंगी, बल्कि इसको बनाने का काम करेंगे कौन? नदी, छोटे छोटे जो नाले रहते हैं, नाले, नहर, ये चीज़ें जो बनाएंगी ये बनाएंगी आपका क्या? जल संभर, वाटर सेट। याद रखना दो बेसिक डिफरेंट। द्रोणी बनाएगी कौन? नदियाँ, जो कि बड़े स्तर पे जल का इकट्ठा करेंगी, जबकि जो जल संभर होगा वो कौन बनाएगा? नाले, छोटे छोटे, जैसे ये वर्तिका भी हो गई। वर्तिका अगर छोटे स्तर पे है और अपना इकट्ठा पानी ले आके कर रही है तो वो क्या बनाएगी? जल संभर बनाएगी। जबकि द्रोणी बनाएंगी कौन? ये जो दिख रही हैं ये आपकी क्या है? नदी द्रोणियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदी द्रोणियाँ। ठीक है, जब कभी भी इनका वर्ड आएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए लिख लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले लिखेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। चूंकि अपवाह तंत्र है तो अपवाह अलग और तंत्र अलग अलग है, इसलिए अपन उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग अपवाह। लिखेंगे उसमें किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जल के प्रवाह होने या जल के बहने की प्रक्रिया को अपवाह कहा जाता है। जल के बहने की प्रक्रिया को अपवाह कहा जाता है। ठीक, अब लिखेंगे अपवाह तंत्र। परिभाषा आती है लिखने को 3-3 नंबर में, पीएससी मेंस में। अपवाह तंत्र लिखेंगे इसमें मुख्य नदी और सहायक नदियां, मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई वह एकीकृत प्रणाली, मुख्य नदियां और सहायक नदियों के माध्यम से बनाई गई वह एकीकृत प्रणाली या इकाई जो किसी क्षेत्र विशेष के जल को लेकर, जो किसी क्षेत्र विशेष के जल को लेकर उसके अवसान स्थल, अवसान मतलब जहां जल ले आके छोड़ेगी, उसके अवसान स्थल तक पहुंचाती है, इस इकाई को अपवाह तंत्र कहते हैं।
ठीक है। अब यहीं पे फटाक से डाल लीजिए, एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, द्रोणी। द्रोणी नदियां बनाती हैं, जबकि जल संभर छोटे जल स्रोत, नाले या नहर बनाती हैं। द्रोणी नदियां बनाती हैं, जबकि जल संभर नाले या नहर बनाती हैं। ठीक है। अब देखो, मान के चलो एक नदी तुम्हारी ये बह रही है, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी बह रही है, ठीक है। और एक नदी तुम्हारी बह रही है, ये नर्मदा नदी। ये दो नदी बह रही है, परंतु इन दोनों नदियों के बीच में आप देखोगे तो यहां पे कोई पर्वत मिल जाएगा। यहां पे कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई मैदान है। तो कुल मिला के मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किन्हीं दो नदियों के बीच में स्थित वह पर्वत, वह पठार, वह मैदान जो उन दोनों नदियों के जल को विभाजित करने का काम करता है, विभाजित करने का काम। जैसे एक नदी ये थी, एक नदी ये थी, परंतु इनके बीच में आ गया ये वाला पठार, ये वाला मैदान। अगर ये नहीं होता तो इसका जल इसमें, इसका जल इसमें हो जाता, तो ये एक ही नदी हो जाती। परंतु यहाँ पे आ गया आपका क्या, पर्वत जैसा, पठार जैसा, मैदान जैसा। मैदान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो नदियों के जल को बीच से विभाजित करने का काम जो भी चीज़ करेगी, चाहे पर्वत करे, चाहे पठार करे, चाहे मैदान करे, ये कहलाएगा आपका क्या, जल विभाजक। क्या कहलाएगा ये, जल विभाजक। पीएससी में 3 नंबर में एक बार आया जी सवाल, जल विभाजक। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, जल विभाजक। तो या एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं मैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता रहना चाहिए, ताकि जब भी इनके शब्द की उपयोग आए तो आपको पता तो रहे कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब कभी मैं कहूँगा कि विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जल विभाजक का काम कर रहा है, कगार प्रणाली जल विभाजक का काम कर रही है, भांडेर प्रणाली जल विभाजक का कार्य कर रही है, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि कोई ना कोई दो नदियों के बीच में स्थित हो गया ये, तभी इस कारण से इसको क्या कह रहे हैं अपन, जल विभाजक कह रहे हैं। अब आ जाइए मेन टॉपिक में। चूंकि अपवाह तंत्र आपने देखा, अपवाह द्रोणी देख लिया, अपवाह जल संभर देख लिया, सारी चीजें देख ली, जल विभाजक देख लिए। अब अगर नदियों की बात करूं तो नदियों से पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी सभ्यता जो होती है, सभ्यता मतलब कॉलोनी, समाज, सीधी बात कहें। आप लोग कभी भी पिकनिक मनाने जाते हैं तो आप जैसे खाना बनाने का आपने प्लान करा कि हमको कुछ बनाना है, तो पिकनिक स्पॉट आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पे पानी की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। तो आप हमेशा अपना पिकनिक स्पॉट ढूंढेंगे कहाँ पे, जहाँ पे नदी हो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। आप पानी वाली ऐसी व्यवस्था नहीं ढूंढोगे उनका हैंडपंप से भर के ला रहे हैं, ऐसा नहीं। तुम पक्का ढूंढ रहे होगे कोई ना कोई नदी हो। तुम चले गए, मान चलो अमोदागढ़ चले गए तो वहाँ नदी है, मडगोगरा चले गए वहाँ नदी है, ज़्यादा दूर नहीं अपने अम्बा माई चले गए वहाँ नदी है, कच्छु नहीं तो दल सागर चले गए तो वहाँ तो पानी है, ढेर सारा है। तो कुल मिला के क्या है, हमेशा व्यक्ति उसी जगह में जाके रहता है जहाँ पे पानियाँ हैं, पानी। और पानी कहाँ मिलता है, नदियों में। तो कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता हमेशा किसी न किसी नदी घाटी से ही निकलती है, ये एक सच्चाई वाली बात है। उदाहरण के लिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता देख लो,
हमारे देश में सबसे पहली सभ्यता हम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, और उसका नाम ही पड़ा क्योंकि वो किसी सिंधु नदी के पास में रहकर उन्होंने सभ्यता बनाई। तो इसलिए नदियों के माध्यम से हमेशा क्या निकलती है, कोई ना कोई सभ्यता निकलती है। जो नदियां हैं वो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, धार्मिक प्रतीक हैं। कुछ लोग नदियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग नदियों को अपना व्यापार साधन बनाते हैं। इन्हीं नदियों में आप जहाज वहाज करते हैं, इन्हीं नदियों के माध्यम से मछली पालन और सारे जलीय जीवों को पाल पोस के आप बेचते हैं। तो कुल मिला के किसी न किसी व्यक्ति की जीवन का सबसे बड़ा क्या है, ये उपमार्जक है, और यहीं से आपकी सभ्यता निकलती है। इसी कारण से नदियों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। पालना समझते हैं, बच्चों को झुलाने पालना वाला, तो क्या कहेंगे, नदियों को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। लिख लीजिए यहीं पे। चूंकि नदियां आदिकाल से ही मानव की जीविका का साधन रही हैं, और इन नदियों के किनारे विश्व की अनेक सभ्यताओं ने जन्म लिया है। इस कारण से इन्हें सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश से आप चाहे सतपुड़ा श्रेणी की बात कर लें, चाहे आप विंध्याचल पर्वत की बात कर लें, चाहे आप मालवा पठार की बात कर लें, चाहे आप विंध्य कगारी प्रदेश की बात कर लें, बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल हैं हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी निकलेंगी नदियाँ। देखो, इंदौर के पास से भी चंबल निकल रही है, इंदौर के पास से भी सिंध निकल रही है, बेतवा भी निकल रही है, काली सिंध भी निकल रही है, नर्मदा भी निकल रही है, सोन भी निकल रही है, जोहिला भी निकल रही है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो आप जानते हैं नदियाँ, नदी एक शब्द कैसा हो गया आपका, स्त्रीलिंग टाइप का शब्द है नदी। और नदी और स्त्री दोनों में अगर आप देखोगे तो एक स्त्री जहाँ पे पैदा होती है, जहाँ उसका पल पोस के बड़ी होती है, वो उसका क्या कहलाता है, ससुराल की मायका। ऐसे ही यहाँ पे नदियाँ क्या निकल रही हैं पल पोस के बढ़ बुढ़ के कहाँ, दूसरे स्थान पे जाके जहाँ मिल रही हैं तो ससुराल में जाके मिल रही हैं। क्योंकि निकल कहाँ से रही हैं, मध्य प्रदेश से निकल रही हैं। इसी कारण से इस मध्य प्रदेश में नदियों को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कई बार आता है ये भी पेपर में। किस राज्य को या किस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि इस प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं, इस कारण से इसे क्या कहेंगे, नदियों का मायका। लिख लीजिए इसको भी बुलेट पॉइंट बना के, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, चलो। मालवा में ज़्यादा निकलती है, तो जैसे पठार मध्य प्रदेश के अंदर पूछेगा तो मालवा टिक कर देना। अगर राज्य के बारे में पूछेगा तो मालवा राज्य थोड़ी है, अपन राज्य की बात कर रहे हैं। मालवा के पठार को ही कहते हैं एक्चुअल में, परंतु राज्य अगर पूछेगा तो किसको लगाओगे, मध्य प्रदेश को ही लगाओगे ना। चलो, ये थी नदियों की बेसिक जानकारी। अब अगर मध्य प्रदेश में नदियों को पढ़ना है तो देखिए सवाल कहाँ से आएंगे। मध्य प्रदेश में नदियाँ और मध्य प्रदेश के जो नदी तंत्र हैं उसमें से मुख्य रूप से आपको 5 तंत्रों के बारे में पढ़ना होता है। 5 क्यों, 6 तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसको, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। फिर पढ़ेंगे आप इसी में नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र। फिर इसी में पढ़ेंगे आप सोन नदी तंत्र। सोन भी क्यों, हाँ सोन लिख लो, सोन नदी तंत्र। सोन तो सहायक नदी है। नर्मदा नदी तंत्र फिर हो गया, एक गंगा नदी तंत्र हो गया, एक और हाँ माही नदी तंत्र।
एक पढ़ेंगे आप गोदावरी, गोदावरी नदी तंत्र, ठीक। और एक कौन सा रह गया आपका, माही हो गया, नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, और एक मिल जाएगा आपको कौन सा, गंगा, नर्मदा, माही, गोदावरी, एक कौन सा रह गया, और चंबल तो सहायक नदी है, ताप्ती नदी तंत्र, यस, ठीक। नर्मदा नदी तंत्र, माही, एक मिल जाएगा आपको ताप्ती नदी तंत्र। तो ये 5 प्रकार के नदी तंत्र आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। एक पढ़ना है गंगा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, माही, गोदावरी और ताप्ती, ये 5 लोगों को मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। अब इसी गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी की आपको सहायक नदी मिलेगी, एक मिलेगी आपको यमुना, एक मिलेगी सोन और एक मिलेगी टॉन्स। ये 3 नदी मिलेंगी आपको गंगा नदी की सहायक नदियां। अब यही यमुना नदी की सहायक नदी मिलेगी आपको चंबल, चंबल से मिलेगी फिर सिंध, जामुनी, बेतवा, केन, बेसुनी, केन सुनी, बेथान और धसान, ये सारी की सारी नदी आपकी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो अपन को ये नहीं पढ़ना है, ये तो बहुत सारी नदियाँ पढ़ना ही पढ़ना है, बस आपको मुख्य रूप से ये पता रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो नदी तंत्र पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। पहला गंगा नदी तंत्र, नर्मदा, माही, गोदावरी, ताप्ती। इसी गंगा नदी तंत्र का एक सवाल आया था आपका यमुना वाला पिछले साल। उन्होंने ये पूछा था, क्या चंबल नदी पूछा था ना, कि जो चंबल नदी है ये किस नदी बेसिन का या किस नदी तंत्र की सहायक नदी है। अब अगर गौर से देखा जाए तो देखिए, ये नदी तंत्र है, इन नदी तंत्र का नहीं, इनको कहा जाना चाहिए था, जबकि उपतंत्र, ये उपतंत्र कहलाएंगे इसके। और उन्होंने पूछा था तंत्र, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया चंबल नदी जाके मिलती तो यमुना में है, परंतु यमुना नदी जो है वो किसका है, गंगा नदी का तंत्र है, इसलिए गंगा नदी आंसर होना चाहिए। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि भैया प्रॉपर चंबल के बारे में पूछ रहे हो तो यमुना नदी का भी तो तंत्र है ना एक बहुत बड़ा, तो यमुना नदी का तंत्र है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में ए बी ऐसे करके 2 आंसर लगा के दे दिए। अगले बार से ऐसा होगा नहीं, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर उन्होंने माना, यमुना भी माना और गंगा नदी भी माना। परंतु देखा जाए तो जो चंबल नदी है वो मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, और उस नदी तंत्र का एक उपतंत्र है, उस उपतंत्र का नाम मिलेगा आपको यमुना नदी उपतंत्र, एक उपतंत्र मिलेगा सोन नदी उपतंत्र, एक मिलेगा टॉन्स नदी उपतंत्र। ये सारी की सारी नदियां उपतंत्र कहलाती हैं, बल्कि तंत्र नहीं कहलाती। ठीक, तो लिख लेंगे इसको, पहले ये डायग्राम बना लो मध्य प्रदेश की नदियों का, और अब निकालेंगे सारे क्षेत्र से नदियां। मध्य प्रदेश में नदियों का तंत्र या मध्य प्रदेश में नदी तंत्र। एक नदी तंत्र और जोड़ लेना, एक छोटे से हिस्से में आपको महानदी भी मिलेगी, महानदी तंत्र। 6 हिस्से कर लो इसके, अपने तरफ से एक जोड़। गंगा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, और एक मिल जाएगा आपको महानदी तंत्र। इन वाले टॉपिकों में समझने लायक कुछ चीजें नहीं हैं, परंतु आपको इसमें फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक, ठीक है। देखो, मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों ने ज्योग्राफी में देखा था, गंगोत्री से निकलती है गंगा और जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। एक और निकलती है आपकी यमुना नदी, वहीं कहीं से निकल के आएगी और आके वो कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। गंगा नदी जाके मिलती है कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी में। अब ये जितनी भी नदियां हैं हमारे यहाँ की, ये जितनी नदियां जाएंगी वो कहाँ जाके मिलेंगी, यमुना नदी में। देखिए, एक नदी यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले ही, ये जा रही है आपकी एक बहुत बड़ी नदी, ये है कौन सी आपकी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी।
हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले गंगा नदी तंत्र का। नंबर पहला गंगा नदी तंत्र। क्या है गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में समझ लीजिए। अब सुन लो पहले, गंगा नदी तंत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा नदी तंत्र कहलाएगा, मतलब नदी तंत्र। सबसे बड़ा नदी तंत्र है आपका कौन सा, गंगा नदी तंत्र। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस नदी तंत्र में मध्य प्रदेश की उत्तर की जितनी भी नदियाँ होंगी, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो आपकी बेतवा वाली नदी हो, चाहे उत्तर वाली जितनी भी नदियाँ होंगी, ये सारी की सारी नदियाँ जाएंगी कहाँ पे, यमुना नदी में जाके मिल जाएंगी। ठीक, तो इस नदी में या इस गंगा नदी तंत्र में मध्य प्रदेश का या तो उत्तर या उत्तर पश्चिम वाले भाग की जितनी भी नदियाँ होंगी, ये सारी की सारी आके इसमें मिलेंगी। अब ये क्यों मिल रही हैं, ये समझने वाली बात है। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और उसमें जो ढलान है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीच में आपके पड़ गया सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत। अब जब बीच में पड़ गया है, ये बीच में आपका मान के चलो ये पड़ गया आपका विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के पठार वठार पड़ गए। इधर मध्य प्रदेश का मैं मान लेता हूँ ये उत्तर वाला भाग, इधर मान लेता हूँ मैं ये दक्षिण वाला भाग। अब यहाँ से कोई नदी अगर निकल रही है तो वो कहाँ बहेगी, उत्तर में बहेगी कि दक्षिण में बहेगी, कहाँ बहेगी, उत्तर दिशा में, ढाल में बहेगी। यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो कहाँ बहेगी, दक्षिण दिशा में बहेगी। तो याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है वो कुछ ऐसा ढलान है, पूरा ऐसा ढलान तो है, ऐसा तो है, परंतु ऐसे के साथ थोड़ा ऐसा भी है, समझ रहे हो। इधर तो झुका है, जैसे ये पेन झुका है, ये झुका है, परंतु साथ साथ ये कुछ तिरछा भी झुका है। तो जो पानी पहले ऐसा आता वो पानी अब ऐसा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इस गंगा नदी तंत्र में मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां मिलने वाली होंगी, याद रखना उनका प्रवाह देखेंगे आप कैसे होगा। पहले वो सारी की सारी नदियां जाएंगी ऐसी उत्तर दिशा में, और धीरे 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 वो ऐसी मुड़ने लगेंगी, इस प्रकार से मुड़ने लगेंगी। तो ये दिशा हुई इनकी पहले कैसी, उत्तर, फिर यहाँ से हो गई इनकी कैसी, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। तो ये हो गई इनकी उत्तर पूर्व दिशा, और ये हो गई इसकी कैसी, उत्तर दिशा। पेपर में आएगा मध्य प्रदेश में किस नदी तंत्र के माध्यम से उत्तर पश्चिम दिशाओं में बहने वाली नदियां आके गंगा में शामिल होती हैं। समझ पा रहे हो आप क्या क्वेश्चन है, कुछ अजीब प्रकार के क्वेश्चन आपको मेंस के लिए देंगे वो। तो गंगा नदी तंत्र में वही नदी आके मिलेगी जिनका प्रवाह या जिनका बहाव कहाँ होगा, उत्तर दिशा में होगा या तो फिर उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। वही नदी आके कहाँ मिलेगी, आपकी गंगा नदी तंत्र में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक, अब इसकी जो नदियां हैं इसमें हमने देखा सबसे पहले यमुना। तो हमें यमुना को नहीं पढ़ना है, हमारे मध्य प्रदेश में यमुना से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले किसको, चंबल नदी को। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो गंगा नदी तंत्र, इसमें लिख लीजिए सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। जिसमें मध्य प्रदेश की, ये पश्चिम नहीं पूर्व लिखना है, यहाँ पे पश्चिम क्यों लिख दिया, मध्य प्रदेश की उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां आकर मिलती हैं। उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर बहकर आने वाली नदियां मिलती है। एक और फ्लो डायग्राम बनाएंगे। इसी नदी तंत्र में 3 भाग कर लीजिए। सबसे पहले आएगा यमुना, टॉन्स और सोन नदी। गंगा नदी तंत्र के 3 हिस्से, यमुना नदी उपतंत्र, इसको अपन उपतंत्र लिख सकते हैं, यमुना नदी उपतंत्र, टॉन्स नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। ठीक,
इसी यमुना नदी तंत्र में अपन इसकी सहायक नदी अब भी याद कराता हूँ। देखो मैं तुमको, इसकी सहायक नदी हैं चंबल, चंबल सी, जामुनी, बेकेन सुनी, बेतवा, केन, बेसुनी, बेसान, धसान। देखो ये इसकी सहायक नदियां हैं चंबल की। मैंने खुद से एक ट्रिक बनाया वैसे ही, चंबल सी, जामनी, बेकेन सुनी, बेकेन सुनी, बेसान, धसान। बोलो मेरे साथ, चंबल सी, जामनी, बेकेन सुनी, बेथान, दसान। आगे नहीं याद आ गई, नहीं आ गई, पूरी नदी याद होगी एक बार में। सहायक नदी है पूरी चंबल की, चंबल सी, जामनी, बेकेन सुनी, बेथान, धसान। होगी नदी। अरे कहाँ कान बान कर रहे हो रे, याद क्यों कर रहे हो? ऐसे ही एक बार श्लोक जैसे याद नहीं हो रहा क्या? अब तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से बना लेना, मैंने ऐसे ही बनाया तुम लोगों के लिए। उनका चंबल सी, जामनी, बे, कैन, सुनी, बेथान, धसान। हो गई याद, पूरी हो गई सहायक नदी। पेपर में बड़े इजी आते हैं, एसआई वैसाई पीटी में पूछ लेते कई बार, निम्न में से कौन चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वहीं पे आंख बंद करके प्रभु को याद करके ये श्लोक याद कर लेना, पता चल जाएगा तुमको कि कौन सी नदी है। ठीक, लिख लीजिए इसमें यमुना नदी उपतंत्र की सहायक नदियाँ, इसी के नीचे लिख लेंगे यमुना नदी उपतंत्र की सहायक नदियाँ, और मन से लिखो अपने श्लोक याद करके। ये जो बेसुनी है, कहीं कहीं तुमको पेसुनी भी मिल सकता है किताबों में, ठीक है ना, पेसुनी, तो टेंशन मत लेना, ये वही है बेसुनी, पेसुनी। ठीक, अब आ जाइए टोंस नदी उपतंत्र में। हर औदा महान, हर बीहर औदा महान होता है। ये तीन सहायक नदियां हैं टोंस नदी की, और ये टोंस नदी जो है डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है, बीच में कहीं नहीं मिलती, सीधे गंगा में जाके मिलती है। बीहर एक नदी है, औदा और एक महान, ये तीनों नदी हैं। ये किसकी सहायक नदी हैं? टोंस नदी की। ठीक, इसके लिए क्या लिखोगे? हर औदा महान होता है। अब ये नहीं जैसा सेंटेंस, हर औदा महान होता है, हो गया। हर मतलब बीहर, औदा मतलब औदा, महान मतलब महान। ठीक, अब जाइए सोन नदी उपतंत्र में। सोन नदी उपतंत्र के लिए लिख लीजिए, मैंने याद किया था, कान्हा ने गोपद के रिहन को। ठीक है, कान्हा ने, कन्हान, कान्हा ने गोपद के रिहंद को, गोपद के रिहंद को क्या है फिर? अभी बनाते हैं, देखो अपन, कन्हान, गोपद, रिहंद, और लिखिए बनास, घग्गर। ऐसे सीक्वेंस में ही लिखना ना, ताकि ट्रिक बन जाए। बनास, घग्गर, बनास घग्गर में हिला दिया, जोहिला, हिला से जोहिला। फिर मेरे को नदी भी नहीं पता थी रे। चलो देखो, अब भी ट्रिक बनाता हूं मैं। कन्हान से बना लो कान्हा, कान्हा ने गोपद को रिहंद में बनारस के घग्गर में हिला दिया। अरे सही बात नहीं, कोई बात नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। कान्हा ने गोपद के रिहंद में बनारस के घग्गर में हिला दिया, घग्गर को हिला दिया, हो गया। तुम बना लेना अपने हिसाब से, मेरे को समझ में आई, ठीक नहीं आई तो तुम्हारे। ठीक है,
तो ये जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं? कन्हान, गोपत, रिहंद, बनास, घग्गर, जोहिला, ये किसकी नदी है? आपकी सोन नदी की उपतंत्र है। तो ये है आपका पूरा गंगा नदी का तंत्र। देख लो भाई, इतनी नदियां, बात नहीं करो रे, इतनी नदियां हैं देख लो गंगा नदी के उपतंत्र, गंगा नदी के तंत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल ये जो 20 नदी मिल के जो जंजाल बनाती है यही कहलाता है आपका गंगा नदी उपतंत्र। शुरू करेंगे चंबल नदी से। चलो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले चंबल नदी। बड़े क्वेश्चन आते हैं चंबल नदी से। ठीक, चलो देखिए, इंदौर पड़ता है भाई साहब आपका यहाँ, ये है इंदौर, और यहाँ पे आपने देखा था विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो इसी विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के इंदौर क्या जिले के जानापाव पहाड़ी, परंतु हिंदी ग्रंथ एकेडमी ने इसको चेंज करके लिख दिया है भैया सिगार पहाड़ी से निकलती है, चेंज कर दी उन लोगों ने, ठीक है ना। तो जानापाव सिगार दोनों डाल लेना, हिंदी ग्रंथ एकेडमी ने अपडेट करा है कि सिगार से निकलती है, सिगार चोरी चोटी से निकलती है, ये सिगार चोरी चोटी से निकलने वाली नदी है ये, है ना। जानापाव बहुत पहले से चल रहा था किताब में, इन्होंने चेंज कराया अभी। तो देखेंगे इंदौर है ये आपका, इस इंदौर से निकली जानापाव या सिगार चोरी चोटी से, यहीं पे एक और जो बिंदु है जो मैं बना रहा हूं इसको कहते हैं बांगचू बिंदु, बांगचू बिंदु से निकली इंदौर। इंदौर के बाद आएगी यहाँ पे धार, ये इंदौर हो गया, ये आपका हो गया धार। धार के ऊपर आ जाओगे आप, यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या, थोड़े छोटे छोटे हो रहे हैं ना ये, यहाँ कौन सा मिलेगा आपको, इंदौर, और ऊपर पहुंचा दो इसको धार। फिर यहाँ पे आ जाओ तुम, ये रतलाम, डायरेक्ट चलो रतलाम, यहाँ से नहीं, मंदसौर नहीं जाएगी, हाँ मंदसौर, रतलाम मंदसौर हो गया, नीमच बस नहीं जाएगी, है ना। ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, ये देखो आवाज भी कर रही है, ये आई। फिर यहाँ पे श्योपुर कला, फिर मुरैना, फिर भिंड, और यहाँ आएगी उत्तर प्रदेश में आके यमुना नदी में मिल जाएगी, ये आके मिल गई इटावा में। ठीक, अब सुनो, जहां पे चंबल नदी जाके मिलती है वहीं पे 5 और नदियां भी जाके मिलती है, इसीलिए इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पंचनद। ये पूछता है पेपर में, पंचनद। कई बार तुमको ऑप्शन में दे देगा कि चंबल नदी कहाँ जाके मिलती है, तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश इटावा नहीं देता, क्या देगा, पंचनद दे देगा। तो पंचनद में जाके मिलती है, और वो इसलिए जाके मिलती है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ आके इकट्ठी मिल रही हैं, इसलिए उसे पंचनद कहते हैं। इंदौर से निकली, इंदौर के बाद धार, यहाँ पे देखेंगे रतलाम, उसके बाद फिर आपको मंदसौर, मंदसौर के बाद इधर चले जाओगे आप तो श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। ये नदी है आपकी कैसी नदी, चंबल नदी। दूसरी चीज देखेंगे, चूंकि मालवा के पठार में आपको देखने को मिल रही है, ध्यान से देखना, चूंकि मालवा के पठार में आपको देखने को मिल रही है, इसी कारण से इसे मालवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मालवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये नदी गई तो आपको पता है ये एक ऐसी नदी है जो क्या बनाती है, खड्डों का, बीहड़ का निर्माण करती है। तो ये आपका मुरैना, भिंड और श्योपुर वाले क्षेत्र में ये ऐसे खड्डों का निर्माण करते जाएगी, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, रिवाइंस कहते हैं, खड्ड का निर्माण करती है। ठीक, ये है आपकी चंबल नदी। तो देख लो भाई, ऐसे निकलती है और ऐसे ऐसे जाती है। ठीक, तो मैप में बनाते चलेंगे, मैप में छोटा सा बना लो, बनने मैप में बनाते, बनाओ, कैसे बना लो, नदी बनाना जरूरी है पर पता रहना चाहिए।
हो गया, कुछ फैक्चुअल बातें बस लिख लेंगे अब। चलो लिखो चंबल के बारे में। चंबल नदी, इसका उद्गम लिख लीजिए सीधे, उद्गम। उद्गम लिख लीजिए आप इसमें मालवा का पठार, ऑब्लिक विंध्याचल श्रेणी, ऑब्लिक जानापाव पहाड़ी, ऑब्लिक सिगार चोरी चोटी के बांगचू बिंदु से, के बांगचू बिंदु से ब्रैकेट में लिख लेंगे इंदौर, इंदौर से निकलती है। ठीक, अब लिखेंगे अवसान, कहां जाके मिलती है, अवसान। तो एक बात तुम खुद ही देखो कैसी बह रही है, उत्तर और उत्तर से पूर्व की। तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए कहां जा रही है, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिलती है। तो अवसान में लिखेंगे इटावा, ऑब्लिक पंचनद, और ब्रैकेट में लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, और फिर डैश करके लिख लेंगे यमुना नदी में। कहां मिलती है, यमुना नदी में। हालांकि मैं तुमको पढ़ाऊंगा ऐसे सीक्वेंस में, तुमको यहां तक जैसे पता रहेगा तो यमुना नदी का तंत्र पता रहेगा, है ना। ये हो गया। अब लिखेंगे यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नर्मदा है तो ये कौन सी है, ये दूसरे नंबर पे है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जिसकी कुल लंबाई 995 मीटर है। मैं हिंदी ग्रंथ एकेडमी के हिसाब से बता रहा हूं आपको, है ना। 995 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, 995 किलोमीटर है। ठीक है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई लिख लीजिए। मध्य प्रदेश में यह 325 किलोमीटर बहती है, 325 किलोमीटर बहती है। इसी चंबल नदी के बहुत सारे नाम पेपर में पूछते हैं। देखिए, चंबल से चरमावती, फिर मिलेगा एक और धर्मावती, फिर मिलेगा आपको रतिदेव की कीर्ति, रतिदेव की कीर्ति। एक और बताया था तुम्हें रेंगती हुई मृत्यु, परंतु ये अपर्दन के कारण बोला जाता है इसे। मृदा अपर्दन को भी रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं और चंबल को भी कहने लगे हैं। ठीक है, तो इसके अन्य नाम लिख लेंगे चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति, कामधेनु भी है एक नाम, कामधेनु, और रेंगती हुई मृत्यु। इस नदी के अन्य नाम हैं। अब एक बात यहां पे गौर से देखिए, चीजों को समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। देखो, ये एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की, ध्यान से देखिए, यहां से निकली, बही 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 मध्य प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस कर दी, यहां पे ये निकल गई मध्य प्रदेश से बाहर, फिर यहां आई मध्य प्रदेश में, फिर एक बार क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। सवाल बनता है पेपर में, वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में 2 बार निर्गम और 2 बार आगमन करती है? कौन सी नदी है? देखो, 2 बार निर्गम हो रहा है, यहाँ पे उद्गमित हुई एक बार और यहाँ से निर्गमित हो गई, फिर आगमन हो गया, फिर निर्गम हो गया।
2 बार प्रवेश 2 बार निर्गम हो रहा है, 2 बार एंट्री 2 बार एग्जिट हो रही है, तो वही नदी है कौन सी आपकी, चंबल नदी। दूसरी बात ध्यान से देखिए, किन किन राज्यों से बहते हुए जा रही है। एक तो निकली मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में बह ही रही है। ये आ गया आपका कौन सा राज्य, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आ गया यहाँ पे क्या आपका उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्यों में बह रही है, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में बहती हुई नदी है। पेपर में आता है चंबल नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहेगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कौन से में नहीं बहेगी, छत्तीसगढ़। लिखेंगे इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फिर लिखेंगे इसे, यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश और 2 बार निर्गम करती है। 2 बार प्रवेश और 2 बार निर्गम करती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेंगे, यह नदी, देखो एक नया वर्ड हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने एक और उपयोग किया है। हमने कहा था कि ये जो नदी है ये क्या करती है, यहाँ पे खड्डों का निर्माण करती है, खड्डों का, रिवाइंस का निर्माण करती है। और ये भी देखा था कि कहाँ बनाती है, चंबल घाटी में ही बनाती होगी। इन्होंने इन घाटियों का एक नाम रखा है एलुवियम की घाटी, एलुवियम, पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, एलुवियम घाटी, तो लिख लेंगे ये कहाँ पाई जाती है, आपकी भिंड मुरैना साइड पाई जाएगी, है ना। तो लिखेंगे यह नदी श्योपुर, भिंड, मुरैना में एलुवियम की घाटी, ब्रैकेट में लिख लेंगे चंबल घाटी में बीहड़ का निर्माण करती है या खड्डों का निर्माण करती है। कौन सा अपर्दन होता है यहाँ पे, रदा तो होता ही है, कौन सा अपर्दन है, अवनालिका अपर्दन, गुली अपर्दन। ठीक है, श्योपुर, भिंड, मुरैना में एलुवियम की घाटी या चंबल की घाटी में खड्डों का निर्माण करती है या बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक, अब देखो कहां से निकल रही है, ये पश्चिम मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है ना, और पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पानी देने वाली नदी भी कौन सी है, यही है। इसीलिए इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और पश्चिम में मालवा पड़ता है तो कई बार मालवा की जीवन रेखा भी आ जाएगा नाम, तो टेंशन मत लेना। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी लिख लीजिए कौन कौन सी है। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, और एक और लिख लेंगे बनास नदी। क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, एक और लिख लेंगे बनास। ऐसे करके लिखे होंगे आपने, देखो क्षिप्रा लिखे होंगे आपने, फिर लिखे होंगे क्षिप्रा, काली सिंध, फिर लिखे होंगे पार्वती, और फिर लिखे होंगे आपने बनास। अब यहाँ पे एक ऐसा एरो बना लो, इन तीनों का जो उद्गम होगा ये कहाँ होगा, आपका मध्य प्रदेश में होगा, परंतु बनास का उद्गम होगा राजस्थान में। इन तीनों का उद्गम है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जबकि बनास का उद्गम मिलेगा आपको कहाँ पे, राजस्थान में।
CDS में क्वेश्चन आया था, अभी पिछले साल ही आया CDS के क्वेश्चन में, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में ही अपना चक्र पूरा कर लेती है? कौन सी नदी है जो राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में खत्म हो जाती है? वो कौन सी नदी है? ऐसी नदी का नाम है बनास नदी। ये CDS में आया था क्वेश्चन, ये CDS में। ये क्या करती है, देखो जैसे कोई नदी हमारे यहाँ से निकली, ये निकली, यहाँ से गई, बही 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 बही, यहाँ किसी नदी में जाके मिल गई, हो गया खत्म। तो ये क्या कर रही है, अपना पूरा की पूरा सर्कल जो है कहाँ पे, यहीं ख़त्म कर रही है, यहीं पे आके करती है। तो कुल मिला के ये एक ही राज्य में निकलती है और एक ही राज्य में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने, ऐसी तो बहुत सारी नदियाँ हैं, परंतु बनास उन्होंने एक ऑप्शन में देके रखा हुआ था। तो इसी के नीचे हैशटैग करके लिख लो, राजस्थान में ही अपना चक्र पूरा करती है। ये छोटी छोटी जानकारी है परंतु पेपर में आती है, ठीक। अब इसी चंबल नदी में कुछ आप देखेंगे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, जलप्रपात, चंबल नदी के जलप्रपात। पहला जलप्रपात मिलेगा पाताल पानी, दूसरा मिलेगा झाड़ी दिहा, तीसरा मिलेगा चूलिया जलप्रपात, ठीक है। 3 जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे इस नदी के पास में। पहला जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात, जो कि इंदौर में है, ब्रैकेट में इंदौर लिख लीजिए। क्या है, टांटिया भील के नाम से ना। फिर दूसरा है झाड़ी दाहा जलप्रपात, यह भी इंदौर में है। और तीसरा है चूलिया जलप्रपात, जो कि मंदसौर में है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग करने को आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके, ठीक। एक साइड जलप्रपात रहेगा, एक साइड आपके उसका सिटी लिख देगा ये। अब एक क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि नदियों के तट पे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, ये पूछेंगे। तो देखिए, इस नदी के तट में श्योपुर मिलेगा तुमको, मुरैना मिलेगा, परंतु भिंड नहीं मिलेगा। भिंड इस नदी के तट पे बसा हुआ शहर नहीं है, ठीक। तो लिख लेंगे इस नदी के तट पर बसे हुए शहर। एक नदी में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको पेपर में आने के लिए। इस नदी के तट पर बसे हुए शहर, नंबर पहला इंदौर का महू भी चंबल के तट पे है, महू। फिर मिलेगा रतलाम, श्योपुर और मुरैना, श्योपुर और मुरैना। यहीं पे भिंड को क्रॉस कर लो, भिंड लिख के उसके ऊपर गोल बना के कट कर लो, ताकि याद रहे कि भिंड इस नदी के तट पे नहीं है। द सुपर मोस्ट IMP टॉपिक अब आएगा आपका। इसी नदी घाटी पे आप देखेंगे 3 परियोजनाएं भी चल रही हैं, स्टार मार्क करके लिख लेंगे परियोजनाएं। परियोजना, कौन कौन सी परियोजना है? पहला गांधी सागर परियोजना, दूसरा मिलेगा राणा प्रताप परियोजना, नंबर तीसरा मिलेगी, कौन सी मिलेगी एक और परियोजना? चंगाराज, जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर। 3 प्रकार की परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। लिख लीजिए इसमें भी, इस नदी में 3 परियोजना मिलेगी। गांधी सागर परियोजना, इसी में डैश करके लिख लीजिए कब शुरू की गई थी। 1954 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, 1954 में इसकी शुरुआत हुई और 1960 में पूर्ण हो गई थी ये बनके। शुरुआत हुई 1954 में और पूर्ण हुई है 1960 में। मध्य प्रदेश की पहली जल परियोजना है ये, पहली जल परियोजना है गांधी सागर परियोजना। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है ये।
परियोजना है मतलब इसमें टरबाइन घुमाने वाला सिस्टम चलेगा, है ना, पानी से। जल विद्युत परियोजना है। अब एक और देखो, यहीं पे एक कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। गांधी सागर परियोजना जो है आपकी पहली जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना। एक और योजना पूछेगा आपसे, वो पूछेगा आपसे पहली ताप विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना मतलब कोयले से विद्युत का उत्पादन करना। मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना मिलेगी आपको कौन सी? चांदनी ताप विद्युत परियोजना। चांदनी ताप विद्युत परियोजना जो कि कहाँ पे आपकी? नेपानगर, बुरहानपुर रे। यहीं पे हैशटैग करके लिख लो, ये सारे क्वेश्चन में आते हैं, ये पीटी के सवाल है पूरे। ये मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? चांदनी ताप विद्युत परियोजना जो कि नेपानगर, बुरहानपुर में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, पूछा भी है। तो गांधी सागर आपने देखा मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना है। अब इसके बारे में आपने 2-3 बातें और लिख लीजिए। इस परियोजना को आपने देखा 1954 में शुरुआत किया गया और 1960 में यह कंप्लीट हो गई। यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की? ध्यान देना, एक मिलेगा आपको एमपी और दूसरा मिलेगा राजस्थान। यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इस परियोजना का क्या उद्देश्य था? 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना और इस 115 मेगावाट में से 57.7% विद्युत किसको मिलेगी? मध्य प्रदेश को मिलेगी। सारे फैक्चुअल डेटा पूरे लिख लो, कहीं से भी आए अगर सवाल तो बनना चाहिए। गांधी सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना, जिसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा है 57.7%। ठीक। तो ये है आपकी गांधी सागर परियोजना। कहाँ पे है ये गांधी सागर परियोजना आपकी? इसका डैम कहाँ बना है ये तो बताया नहीं, लिख लीजिए। इसका डैम बना है मंदसौर में। मंदसौर में इसका क्या बनाया गया है? डैम। मतलब विद्युत उत्पादन कहाँ चल रहा है इसका? मंदसौर में। कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, गांधी सागर परियोजना का डैम कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कहाँ है इसका डैम? मध्य प्रदेश में। अगर जिला पूछेगा तो मंदसौर। ठीक। टोटल विद्युत कैपेसिटी पूछेगा तो कितनी बताओगे आप? 115 मेगावाट। क्योंकि पिछले साल एक विद्युत परियोजना का क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने मेगावाट वगैरह सब दिया था। 57.7% किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक। हाँ, रीवा वाला एक क्वेश्चन आया था, अल्ट्रा, हाँ अल्ट्रा रीवा ऐसा करके कुछ था नाम उनका, है ना, अल्ट्रा। दूसरी परियोजना है राणा सागर परियोजना। दूसरी परियोजना, इसी नदी की दूसरी परियोजना मिलेगी आपको कौन सी? राणा सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर या राणा सागर परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1964 में। दूसरी परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना। शुरुआत हुई है इसकी कब? 1964 में शुरुआत हुई है। यह भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। और इस संयुक्त परियोजना का जो उद्देश्य था 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना, जिसमें से 86 मेगावाट जो है वो मिलेगा किसे? मध्य प्रदेश को। और इसका जो डैम बनाया गया है वो बनाया गया है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है रे भाई? राजस्थान में। तो ये परियोजना का जो डैम है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये फैक्चुअल डेटा आपको पता रहना चाहिए।
2-3 नदियां हैं, थोड़ा लंबा टाइम खींचेंगी, बाकी सब छोटी छोटी है। राणा प्रताप सागर, तीसरी परियोजना आ जाइए जवाहर सागर परियोजना। तीसरी परियोजना कौन सी हो गई? जवाहर सागर परियोजना। शुरुआत हुई है इसकी 1971 में। यह भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है 99 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करना। इसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा है 49.5%। इसका जो डैम बनाया गया है वो बनाया गया है कोटा में, मतलब राजस्थान में। ये सारे की सारी फैक्चुअल बातें। ठीक है, एक ही चंबल नदी से आपकी देखो कितनी सारी बातें निकली हैं। अब भी यहीं कहीं रिवाइज कराता हूं आपको, देखो 2 मिनट में याद कराता हूं। सबसे पहला बात हो गया सबका लिख के पूरा कंप्लीट। चलो, मध्य प्रदेश की नदियों की अगर हम बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश में कुल कितने नदी तंत्र मिल रहे हैं अपन लोगों को? 6। देखा जाए कौन कौन सा? गंगा नदी तंत्र, फिर मिलेगा नर्मदा नदी तंत्र, फिर मिलेगा ताप्ती नदी तंत्र, फिर मिलेगा माही नदी तंत्र, फिर मिलेगा गोदावरी मिल गया, और एक कौन सा मिल गया? महानदी। 6। इसमें से हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र की बात करे तो गंगा नदी के भी 3 उपतंत्र देखने को मिले। कौन सा मिला? एक मिला यमुना, टॉन्स, एक मिला सोन। किताब में देख के मत बोलो, अपने आप से रिवाइज करो। अब यमुना नदी तंत्र की बात करें तो इसकी हम लोगों ने सहायक नदी देखे थे। कौन कौन सी देखे थे? चंबल, सी, जामुनी, बेकेन, सुनी, बेथान, धसान। चंबल, चंबल, सी, जामुनी, फिर बे से बेतवा, कैन, बेसुनी या पैसुनी, बेथान, धसान। ये जितनी हैं आपकी चंबल की सहायक नदी हैं। शुरुआत करेंगे अपन किसकी? अच्छा हाँ, ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। फिर शुरुआत करेंगे चंबल नदी की, तो निकलती कहाँ से है? इंदौर के जानापाव पहाड़ी या सिगार चोरी चोटी से निकलेगी, निकल के बांगचू बिंदु से कहाँ जाके मिलती है? उत्तर प्रदेश में इटावा, पंचनद के पास में जाके। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 995 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 385 बहती है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी मिलेगी आपको, पहली मिलेगी नर्मदा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा चंबल के अन्य नाम भी देखा हमने, क्या क्या मिले थे? चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ये सारे इसके अन्य नाम हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किन किन जिलों से होकर गुजरती है? इंदौर, इंदौर से आई धार, धार से आई रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, जाके फिर उत्तर प्रदेश में। ये नदी क्या निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है। कौन सी घाटी में? एलुवियम घाटी। एलुवियम घाटी को काट के क्या बनाती है? बीहड़। चंबल आया तो चंबल, नहीं तो एलुवियम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिवाइंस, एक बात और याद रखो, हिंदी वाले आप लोग चूंकि हिंदी में दे रहे हो पेपर, तुम तो इंग्लिश से दोगे है ना। हिंदी वाले हमेशा एक बार टर्न ओवर करके देख लेना इंग्लिश का पेज। पिछले साल जो गलती हुई है ये इसी चक्कर में हुई है। उन्होंने यहाँ पे लिखा था कुछ और हिंदी का वर्ड, सबने माना कि वो बीहड़ की बात कर रहे हैं, परंतु वो बीहड़ की बात नहीं कर रहे थे, कुछ और बात कर रहे थे। इंग्लिश में जाके देख लेना कि ब्रैकेट में वहाँ पे बीहड़ या गड्ढों के बारे में इंग्लिश में क्या लिखा है, रिवाइंस तो नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो रिवाइंस को पकड़ के चलेंगे। ठीक, अब इसी चंबल नदी के बारे में हमने देखा, और क्या क्या देखा इसके बारे में? इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। इसी में 3 आपको क्या मिलेंगी? जलप्रपात मिलेंगे। पहला मिलेगा पाताल पानी जलप्रपात, कहाँ है? इंदौर में। फिर मिला आपको एक झाड़ू देहा वाला, वो भी इंदौर में। एक और कौन सा मिला? चूलिया जलप्रपात, कहाँ है वो? मंदसौर में। 3 परियोजनाएं मिली। पहली गांधी सागर, दूसरी मिली कौन सी? तीसरी मिली, अब देखो गांधी सागर, इसके लिए चंगाराज एक बोलते हैं ना, चंगाराज। चंगाराज एक ऐसी है, देखो चंगाराज, चंग से चंबल, गा से गांधी, रा से राणा प्रताप, जा से जवाहर, चंगाराज है। गरज, हाँ गरज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग रा ज, जैसा तुमको समझ में आए, चंगाराज, गरज, जो भी है। ठीक,
अब बात करेंगे सबसे पहले गांधी सागर परियोजना की। तो गांधी सागर परियोजना चल कहाँ रही है? मंदसौर में। ध्यान रखना, इसका जो डैम बनाया गया है कहाँ बनाया गया है? मंदसौर में। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। बन के कब तैयार हुई? 60। इसका डैम कहाँ बना? मंदसौर में बनाया गया। कितने राज्यों की है? 2 राज्य। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है कौन सी? गांधी सागर। मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? चांदनी। कहाँ है? नेपानगर, बुरहानपुर। ये है आपका बुरहानपुर, यहीं पे मिलेगा आपको क्या? नेपानगर। ठीक है, चांदनी विद्युत ताप। नेपानगर में आप एक और चीज़ मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? कागज का कारखाना भी मिलता है, अखबारी कागज का। अब एक और देखेंगे आप, इस परियोजना के बारे में देख लिए, इसके बाद देखेंगे उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, उसकी कितने मेगावाट है? 115 मेगावाट, जिसमें से मध्य प्रदेश को कितना हिस्सा मिल रहा है? अब दूसरी योजना मिली आपको राणा प्रताप सागर। कहाँ है इसका डैम? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। कितने राज्यों की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। कितनी कैपेसिटी में बन रही है? कितने में? 117, 72 मेगावाट, 172 मेगावाट। देखो सब यही गलत लिख रहे। कितनी लिखी तुमने? 172 मेगावाट है ना, 172। 172 मेगावाट है, जिसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? कितना? 86% इसका टोटल हिस्सा है। और ये भी संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और इसकी। इसका डैम कहाँ है राणा प्रताप का? चित्तौड़गढ़। तीसरी मिलेगी जवाहर सागर परियोजना, 1971 में शुरू हुई। मध्य प्रदेश राजस्थान की परियोजना है। डैम मिलेगा कोटा में। टोटल कैपेसिटी है 99 मेगावाट की और टोटल परियोजना मध्य प्रदेश का हिस्सा है कितना? 49.5% है। ये थी आपकी चंबल नदी। कल मिलेंगी छोटी 2-4 नदी आपकी है, जैसे बेतवा नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई आपकी, और सोन नदी हो गई आपकी, और एक काली सिंध नदी हो गई। ये 5-6 नदियाँ ऐसी हैं, ताप्ती नदी हो गई, जिनमें टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें उनमें, एक नहीं हज़ारों चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो 2 दिन तक चलेगा अपना नदियों का टॉपिक, कल और परसों 2 दिन और चलेगा। ठीक, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। कल क्लास लगाना है 26 जनवरी? नहीं लगा सकते, वो बंद करा देते हैं क्लास प्रशासन वाले। एक दिन और एक दिन हम लोगों ने 2 अक्टूबर को अपन ने क्लास खोले थे ना। अपनी 2 अक्टूबर को क्लास थी कि नहीं थी? नहीं थी क्लास। पिछले साल हम लोगों ने 2 अक्टूबर को क्लास खोला, पता नहीं कौन कौन लोग आए, 2 अक्टूबर को क्लास बंद करवा दिए। तुम लोग थे उस दिन? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थी क्लास। तुम आते थे उस समय? पता नहीं, मतलब क्या सियाने व्याने हो गए क्या?